तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के अंदर एक दिन के ब्रेक के बाद जबकि मैदान भी चेंज हो चुका है। जब पहले यहाँ पर मैचेस कोयम्बटूर के मैदान पर खेले जा रहे थे, जहाँ पर काली मिट्टी की पिचेस देखने को मिलती थी। फिलहाल आज का ये जो मैच है, जो कि आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान और सलेम स्पार्टन्स के बीच में खेला जाएगा, जहाँ पर दोनों टीमें यहाँ तक आते आते दो मुकाबले ऑलरेडी खेल चुके हैं। जहाँ पर ये जो तिरुपुर तमिजान की टीम है अपना एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला हारा। और वहीं पर बात करें सलेम स्पार्टन्स की टीम का, इन्होंने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। हालांकि तिरुपुर की टीम भी अपना पिछला मैच जीत करके आई है। तो दोनों टीमें पिछले मैचेस को जीतने के बाद किस कॉन्फिडेंस में होंगी, क्या दोनों टीमों की वीकनेस है, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, उसको समझते हुए बैटर्स की भी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखेंगे। बॉलर्स कितने और कहां पर बॉलिंग करते हैं, यह समझना काफी जरूरी होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड चेंज हो चुका है और यहां पर खेला जाएगा एससीएफ क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर। सलेम, जो कि सलेम स्पार्टन्स का अपना होम ग्राउंड भी होगा, काफी हद तक मैच होगा 13 जून को शाम को 7:15 पर। यहां पर आपको जनरली देखने को मिलती है लाल मिट्टी की पिचेस, जो कि हमने पिछले सीजन में भी देखी थी। और इसके पहले जो कोयम्बटूर में क्या हो रहा था कि काली मिट्टी की पिचेस थी, दिन भर धूप पड़ती थी। पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए अगर आप तेजी से स्कोर करने जाएंगे तो वहां पर गेंद जो हल्की फुल्की फंस करके बल्ले पर आ रही थी, तो वहां पर विकेटें गिरती थी। और सेकंड इनिंग के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर जो पिच पर आ जाता था एयर का, उसकी वजह से चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि स्पीडी जो पिच होती थी वो स्कीडी हो जाती थी, बल्ले पर काफी अच्छी आती थी गेंद। और इसी वजह से वहां पर ज्यादातर बच्चे सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते। लेकिन यहां पर जब लाल मिट्टी की पिचेस देखने को मिलती हैं तो मैच काफी बैलेंस होता है। यहां पर कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सेकंड इनिंग में कुछ एक्स्ट्रा हेल्प यहां पर होगी। लेकिन यहां पर जो होता है एक्चुअली, जो पिछले सीजन में हमने देखा लाल मिट्टी की पिचेस पर, वहां पर टोटल 12 मैचेस शेड्यूल्ड थे पिछले सीजन में। लास्ट वाला मैच तो बारिश में धुल गया था, लेकिन बाकी के जो 11 मुकाबले हुए उसमें से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती थी। जहां पर उसमें से आखिरी के जो 4 मुकाबले खेले गए थे उसके स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे ना, तो जनरली यहां पर 150 160 के अराउंड स्कोर बनते थे। केवल यहां पर एक ये मैच था जहां पर टीआरआई की टीम ने 193 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जहां पर इनके पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर में 34 रन ही बने थे 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बावजूद ये टीम यहां तक पहुंची। और लाल मिट्टी की पिच होगी तो डेफिनेटली पेस और बाउंस कंसिस्टेंट होगा, यहां पर गेंद फंस करके बल्ले पर आएगी नहीं, तो बैटिंग के लिए कंडीशंस तो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी टीम के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं जो गेंद को अंदर बाहर करा सकते हैं, तो इस पेस और बाउंस और प्लस सीम मूवमेंट जो मिलती है लाल मिट्टी की पिचेस पर, वही दिखाती है कि यहां पर जो पिछले लास्ट के जो 4 मुकाबले खेले गए थे उसके पहले 6 ओवर का पावर प्ले 51 पर 2 विकेटें, 35 पर 2 विकेटें, 34 पर 1 विकेट और 36 पर 2 विकेटें, जो दिखाता है कि शुरुआत में हेल्प तेज गेंदबाजों की होगी। इवन सेकंड इनिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा रन बने हैं नहीं, बने हैं तो विकेटें गिरी हैं। और ओवरऑल अगर आप इन चारों मैच में देखेंगे तो स्पिन को 19, यानी कि स्पिनर्स के पास भी यहां पर मौके होते हैं विकेट निकालने के, 8 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग के अंदर, और पेस को 31, 15 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में। मतलब बात वही है कि जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी और उसको झेलने के लिए बैटिंग काफी बेहतर होगी, वही आज के इस मैच को जीतेगी। और एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो टीमों की जो मजबूती और जो कमजोरियां होंगी वो इसी पर डिपेंड करेगी। जो इतना बेहतर खेलेगी मैच उसी को यहां पर उसी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ेगा। टॉस का कोई बड़ा रोल होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये जानना तो जरूरी होगा कि क्या फिर फिलहाल, अभी तो मैंने पिछले सीजन के हिसाब से बताया कि लाल मिट्टी की पिच होती है, तो क्या वैसी ही पिच होगी आज के मैच में भी, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। और प्लस जो फाइनल टीम स्मॉल लीग की हमारी बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन होकर के एक्टिव रहिए। फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है आई ड्रीम तिरुपुर तमिजान की टीम का, जहां पर अमित सात्विक वीपी ओपन करते तुषार रहेजा के साथ, एस राधाकृष्णन को नंबर 3 पर बैटिंग कराया गया था पिछले वाले मैच में। बाकी प्रदोष रंजन पाल है, यू शशिदेव है, एस मोहम्मद अली जो राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। पिछले वाले मैच में तो बॉलिंग इन्होंने नहीं करी थी, लेकिन पहले मैच में 2 ओवर किए थे, पहला और छठा ओवर, यानी कि पावर प्ले में ही दोनों ओवर कर दिए थे। बाकी प्रबंधन है, बाकी साई किशोर है, रवि साई किशोर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, टीम के कप्तान भी हैं। बाकी इसाकी मुत्थु ए को भी पिछले वाले मैच में खिलाया गया था, एक राइट आर्म मीडियम पेसर ग्रुप में जो अच्छी खासी गेंद को स्विंग कराते हैं। और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग पिछले वाले मैच में इन्होंने करी, छठे, 8वें, 10वें और 12वें ओवर में, यानी कि पावर प्ले में शुरुआत नहीं कराया गया था इनसे, स्टिल इन्होंने 4 विकेटें निकाली। बाकी मथिवानन एम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, आर सिलाम्बरासन के एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, जिन्होंने पिछले वाले मैच में दूसरा और चौथा ओवर किया, यानी कि पावर प्ले में ही 2 ओवर कर दिए। उसके पहले वाले मैच में 1 ओवर पावर प्ले का, 1 ओवर मिडिल का, 1 ओवर डेथ का किया। और एक्चुअली है भी ये वैसे बॉलर जो पावर प्ले में 102 ओवर करेंगे और डेथ ओवर में 102 ओवर करेंगे, जरूरत पड़ने पर मिडिल में भी, चूंकि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अभी तक काली मिट्टी की पिचेस होती थी तो वहां पर उतने बॉलिंग इन्होंने किया नहीं, लेकिन यहां पर जरूर आपको फुल मेजोरिटी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी नटराजन जो पहले वाले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, 2 ही ओवर की बॉलिंग कर गए, पिट भी गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने
पूरे 4 ओवर किए, 2 ओवर पावर प्ले के, एक बार 14वां ओवर, एक बार 16वां ओवर भी किया और अच्छी बॉलिंग की, 23 रन ही दिए थे, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला था। लेकिन आज के मैच में ये भी जैसी पिच है उस वजह से हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी बेंच तो आपके सामने है ही, लेकिन इस पूरी की पूरी जो स्क्वाड था उसका अगर आप चाहें तो करियर का स्टैट भी देख सकते हैं टीएनपीएल के अंदर जो आपके सामने है इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो इसाकी मुथ्थू ए इसके पहले कोई भी टीएनपीएल मैच नहीं खेले थे, एक डोमेस्टिक टी20 मैच खेला था, 26 रन बनाए थे, एक विकेट भी लिया था और पिछले वाले टीएनपीएल मैच में उन्होंने 4 विकेट डेब्यू मैच में लिया ही। और बाकी के प्लेयर्स का क्या रहा है टीएनपीएल का इतिहास वो तो आप यहां पर देखेंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखते चलें कि पिछले 2 खेले गए मुकाबलों में कैसी परफॉर्मेंस निकल करके आई और उसके पहले भी कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं सारे प्लेयर, तो अमित सात्विक पीपी वहां से एक डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आते हैं जो कि पिछले 2 मैच में तो नहीं चले, 13 और 0 रन की पारी, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इनको टीम में लेकर के जाने वाले हैं नहीं। हालांकि उसके पहले की पारियां देखें तो 16, 67, 18, 0, 50, 28, 23 ये दिखाता है कि जो बीच बीच में अच्छी पारियां हैं, एक तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते लेकिन निश्चित रूप से चांस तो देते हैं कि अगर ये चल गए डेफिनेटली 30-40 रन भी बना गए तो आपको वन साइडेड जितवाएंगे, तो उस तरीके के ऑप्शन बनेंगे डिफरेंशियल टाइप के जिनको आप ट्राई कर सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी तुषार रहेजा इन्होंने तो दोनों के दोनों मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा दी, पिछले मैच में नॉट आउट भी रहे तो एक शानदार ऑप्शन तो बनेंगे। बाकी एस राधाकृष्णन पिछले वाले मैच में नॉट आउट रहे, उसके पहले भी अच्छे खासे फॉर्म में थे। बाकी प्रदोष रंजन पॉल भी काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े पहले मैच में भी, उसके पहले भी। इसके अलावा यू शशिदेव एक लोअर ऑर्डर बैटर है, फिनिशर के तौर पर खेलते हैं, रन इसी वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे बहुत बड़े बड़े स्कोर, लेकिन स्टिल काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, ये एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे पहली इनिंग की बैटिंग के लिए। बाकी एस मोहम्मद अली जो आपको मैंने बताया भी था कुछ देर पहले, ऑलराउंडर हैं, राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलर हैं। पिछले मैच में तो बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं, पहले मैच में बल्ले से 16 रन बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग करी, विकेट मिला नहीं, और स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उतने बेटर ऑप्शन बनते भी नहीं हमारे लिए। बाकी प्रभंजन एस का भी वही हाल है, इसके साथ साथ रवि साई किशोर को तो आप निश्चित रूप से स्किप कर नहीं सकते, स्पेसिफिकली ना सिर्फ इनकी बॉलिंग की वजह से जो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, पिछले दोनों मैच में 3 विकेट इन्होंने चटकाई भी। एक्चुअली टीएनपीएल में इनका बैटिंग की जो इनकी हिस्ट्री है टीएनपीएल के अंदर वो भी काफी रिच है, इवन डोमेस्टिक सर्किट में भी, जो कि आपने पीछे देखा भी होगा करियर के आंकड़ों में। बाकी इसाकी मुथ्थू ए ने तो जिस तरीके की बॉलिंग करके 4 विकेट पिछले मैच में चटकाई, ये एक अच्छे ऑप्शन बन ही जाते हैं। मथिवानन एम ने भी पिछले मैच में 3 विकेट लिए, हालांकि पहले मैच में विकेटलेस गए तो उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में नहीं थे। बाकी आर सिलंबरासन को अभी तक 2 मैच में कोई विकेट, एक ही विकेट मिला है, लेकिन उसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे और ये भी एक डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन आज के इस मैच के बनेंगे, और जो कि मेरे टीम में भी होंगे। ना सिर्फ वो बल्कि नटराजन भी पिछले दोनों मैच में कोई विकेट नहीं, उसके पहले भी बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन ये आपने आईपीएल में भी देखा था इनकी पिटाई हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन पिछले मैच में जिस तरीके की बॉलिंग इन्होंने की, विकेट नहीं मिला लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी करी, तो ये भी एक तगड़े डिफेंशियल ऑप्शन बनेंगे। और बाकी बेंच के जो नाम है उनके भी नंबर्स आप देखेंगे तो उसमें एक आपको एस मोहन प्रसाद और साथ ही साथ डेरिल फेरारियो एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, नंबर 3-4 पर बैटिंग करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, और अगर खेलते हैं तो अच्छे फॉर्म में भी हैं, एक तगड़े डिफरेंशियल तो बनेंगे ही। साथ ही साथ एस मोहन प्रसाद जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, हालांकि इनके चांसेस मुझे थोड़े कम दिखाई पड़ते हैं, जो कि ऑलरेडी इनके पास मथिवानन एम जैसा एक परफॉर्मर ऑलरेडी प्लेइंग इनके अंदर मौजूद है। तो ओवरऑल स्क्वाड का अगर आप फॉर्म देखें तो वहां से आपके पास 5 प्लेयर तो पक्के तौर पर एक शानदार ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में आ ही जाते हैं, और उसी में 2 बॉलर, एक लोअर ऑर्डर बैटर और एक टॉप ऑर्डर बैटर डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर मिल जाता है आपको, जिनको आप ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट कर सकते हैं, स्मॉल लीग की टीमों में रिस्क लेकर के लेके जा भी सकते हैं। उसके बाद हेड टू हेड के भी आंकड़े देखे थे कि क्या यहां से भी एक्चुअली वही हमको पैमाने देखने को मिलते हैं जो हमने भी पीछे रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर देखा। तो हेड टू हेड में देखेंगे ना तो दोनों के दोनों टॉप ऑर्डर बैटर, इवन टॉप के तीनों खिलाड़ी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं हेड टू हेड में, जब भी ये खेले हैं सलेम स्पार्टन्स के खिलाफ। आंकड़े काफी एवरेज है, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये जो इनके टॉप ऑर्डर बैटर है अमित सात्विक पीपी, इन्होंने एक 18 नाबाद की पारी खेली है तो 33 का एवरेज हुआ, बाकी दोनों नहीं चले, इसमें तुषार रहेजा भी हैं, लेकिन प्रदोष रंजन पॉल ने बढ़िया ठीक ठाक सा काम किया, बहुत बड़े स्कोर नहीं है, 5 मैच में 118 रन है, उसमें 88 रन एक ही इनिंग में आ गई है, यानी कि बाकी मैचेस में रन इनसे बिल्कुल नहीं बने हैं, तो कंसिस्टेंसी का एक इश्यू है, लेकिन एक 88 का पारी तो निश्चित रूप से खेल करके कॉन्फिडेंस इन्होंने हाई किया है। शशिदेव के भी 7 मैच केवल 65 रन, एक 42 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। साई किशोर के 6 मैच में 7 विकेट हैं, 46 रन बल्ले से हैं। मथिवानन एम 3 मैच में 2 विकेट हैं, लेकिन आर सिलंबरासन की टीम के खिलाफ 4 मैच में 9 विकेट हैं। नटराजन के 5 मैच में 5 विकेट हैं। इवन बी सूर्या जो हो सकता है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ भी जाए प्लेइंग इलेवन के अंदर, इनके 1 मैच में 3 विकेट है, तो ना सिर्फ ये दोनों के दोनों तेज गेंदबाज एक डिफरेंशियल ऑप्शन बनकर के निकल करके सामने आ रहे हैं, बल्कि बी सूर्या भी ग्रैंड लीग के लिए काफी तगड़े ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एन मोहन प्रसाद, डेरिल फेरारियो के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। कम से कम ये बात तो पता चल रही है हमको कि जो डिफरेंशियल ऑप्शंस थे, अमित सात्विक हो गए या सिलंबरासन और नटराजन हो गए, ये एक्चुअली एक अच्छे ऑप्शन है जिन पे ऊपर आप रिस्क लेके जा सकते हैं और टीम में इनको शामिल
शामिल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली स्पिनर्स की जहाँ पर, जैसे मथिवानन एम को बहुत सारे लोग लेकर के जाएंगे, उनकी जहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा पेसर रख सकते हैं। और वेन्यू पर भी जहाँ पर आपको मैंने बताया कि लाल मिट्टी की पिचेस देखने को मिलती है, तो क्या एक्चुअली यहाँ पर तेज गेंदबाज, जो कि आपने पिच रिपोर्ट में भी देखा कि कामयाबी मिलती है तेज गेंदबाजों को जो खास करके पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, उसको देखें तो नटराजन के यहाँ पर 4 में से 5 विकेट एक्चुअली हैं, शिलाम रासन के 5 में से 7 विकेट जिनके हेड टू हेड के आंकड़े भी काफी अच्छे थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि शिलाम रासन के जो सातों के सातों विकेट हैं पहली इनिंग के दौरान ही आई है, एक बार इन्होंने सेकेंड इनिंग की बॉलिंग करी थी, वहां पर इनको विकेट नहीं मिला था। और यहाँ पर स्पिनर्स कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े नहीं, मथिवानन जिनको सभी लोग ऑलमोस्ट लेकर के जाने वाले हैं पिछले मैच पे 3 विकेट की वजह से, हालांकि सारे कुछ आंकड़े ही नहीं होते, पिछले मैच का कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से कैरी करके आएंगे, देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी। एन मोहन प्रसाद ने हालांकि यहाँ पर अच्छा काम किया, 6 मैच में 8 विकेट लेकर के, तो ये तो डिफरेंशियल्स की बात कर रहे थे। बाकी अमित सात्विक ने भी यहाँ पर 6 मुकाबले खेले हैं लेकिन बिल्कुल नहीं चले हैं, लेकिन यहाँ पर तुषार रहेजा के आंकड़े बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनमें यहाँ पर एस राधाकृष्णन के 6 मैच में 94 रन है, एक अच्छी पारी आई है, यानी कि वही बात एक बार फिर से कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है टॉप ऑर्डर बैटर्स में। प्रदोष रंजन पॉल के नंबर यहाँ पर ठीक ठाक हैं, बाकी शशि देव जो इनके फिनिशर हैं बेसिकली एक अच्छी इनिंग यहाँ पर केवल खेल पाए हैं, लेकिन एस मोहम्मद अली ने यहाँ पर अच्छा काम किया इस मैदान पर, 2 मैच में 47 रन 4 विकेट, तो ये भी एक ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर बी सूर्या, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस ग्राउंड पर ना ऑफ स्पिनर्स अच्छे खासे कामयाब हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो डेरिल फेरारियो भी इसी ग्राउंड पर बॉलिंग करते हुए 8 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, जबकि हर मैच में बॉलिंग नहीं करते कंसिस्टेंटली, एक पार्ट टाइमर के ही तौर पर बॉलिंग करते हैं, और खास करके सेकेंड इनिंग के दौरान जहां पर इनका 11 का स्ट्राइक रेट है वहां पर काफी ज्यादा कामयाबी हुए हैं। और उसी में अगर आप मोहम्मद अली की भी बात कर रहे थे ना, तो इनके पहली इनिंग में 4 विकेट हैं, सेकेंड इनिंग में कोई भी बॉलिंग इन्होंने करी नहीं है, तो ऑफ स्पिनर्स इस ग्राउंड पर अच्छे खासे कामयाब हैं, ये चीज तो हमको दिखाई पड़ गई। लेकिन सामने की टीम की जो बैटिंग यूनिट है वो ऑफ स्पिन खेलती कैसा है एक्चुअली, उसको भी देखना जरूरी होगा। लेकिन ओवरऑल यहां से जो हमारा अपना कंक्लूजन निकल करके आ रहा है प्लेयर सेक्शन को लेकर के, कि तुषार रहेगा तो एक अच्छे ऑप्शन बने रहेंगे, प्रदोष रंजन पॉल सेकंड बेस्ट ऑप्शन बने रहेंगे, इसके साथ साथ रवि साई किशोर भी हमारे टीम होंगे जिनके आंकड़े इस मैदान पर वैसे भी जबरदस्त हैं, इवन एक कैप्टन के रूप में भी शानदार ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर समझ में आती है कि सेकंड इनिंग में ही स्पिनर्स यहाँ पर ज्यादा यूजफुल दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी शिलाम रासन शानदार ऑप्शन है, नटराजन शानदार ऑप्शन है, और इसके अलावा इसाकी मुथु को भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो ये 6 नाम, इनको लेकर के कोई डाउट बनता है नहीं, लेकिन उसमें मथिवानन एम को ट्राई करना तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ट्राई कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ अमित सात्विक बीपी को अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक रिस्की ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं, हालांकि कौन से सेफ ऑप्शन है वो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, और अगर बेंच पर से कोई प्लेयर आ गया तो उसमें से किसको लेकर के जाना है ये भी क्लियर कर चुका हूं। लेकिन एक और चीज क्लियर कर लीजिए कि इनके बैटर्स की वीकनेसेस क्या है, चूंकि अभी आपने क्या देखा कि ऑफ स्पिनर्स इस ग्राउंड पर अच्छे खासे कामयाब हैं, तो इनके खुद के ऑफ स्पिन के खिलाफ कैसे आंकड़े हैं, सामने की टीम के बैटर्स के आंकड़े कैसे हैं स्पिन के खिलाफ, वो भी देखना जरूरी है। पेस के खिलाफ तो सभी को पता है यहां पर कोई भी बैटर हो शुरू में उसको दिक्कत होगी ही। बाकी अमित सात्विक की बात करें तो एक्चुअली ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 6 बार आउट हो चुके 50 गेंद पर 79 रन बना करके। बाकी अजीत राम, हरीश कुमार और आर विवेक पर भी एक एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। तुषार रहेजा, इनके आंकड़े ऑलमोस्ट हर एक बॉलर के खिलाफ थोड़े से आप देखेंगे बिलो द एवरेज ही हैं। बाकी आपने हेड टू हेड के आंकड़े देखे ही थे, वो खराब थे इनके। बाकी प्रदोष रंजन पॉल, इनके भी नंबर्स काफी बिलो द एवरेज है। बाकी राधाकृष्णन के राहिल शाह और अजीत राम पर एक एक बार आउट हुए हैं, जिसमें राहिल शाह को तो बहुत अच्छा खेला इन्होंने। और उसके बाद बाकी की जो बैटर्स है उसमें यू शशि देव ऑफ स्पिन पर ये भी फंसते एक लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पर, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो तो आपके सामने। हालांकि जहां पर ये बैटिंग करते हैं वहां पर मैं ज्यादा वैल्यू करता नहीं इन आंकड़ों की, लेकिन ऑफ स्पिन के खिलाफ एक कमजोरी है। बाकी राजकुमार, अजीत राम और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर बॉलिंग पर फंसते हैं, मोहम्मद अली भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं थोड़ा बहुत। तो ये तो दिखाई पड़ा कि स्पिन को खेलने को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, स्पेसिफिकली ऑफ स्पिनर्स गेम में इनके खिलाफ आते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली कोई ऑफ स्पिनर सामने की टीम में है वो भी देखना जरूरी है। और अगर आप देखेंगे प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर तो निश्चित तौर पर इनके पास है कि याज अरुण मोजी नाम का एक जबरदस्त ऑफ स्पिन बॉलर ऑप्शन मौजूद है, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग इलेवन के अंदर आते हैं जब बॉलिंग करनी पड़ती है। स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग हो गई ना तब वहां पर बहुत यूजफुल होंगे। और अरुण मोजी की बात कर ही लें तो इनको 2 मैचेस में खिलाया तो गया, लेकिन एक मैच में 8 ओवर, 2 मैच दूसरे पहले वाले मैच में केवल 2 ओवर की बॉलिंग कराई गई, मतलब टोटल 2 मैच में केवल 3 ही ओवर अभी तक करते दिखाई पड़े हैं। और इसके अलावा बेंच पर भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है नहीं, लेकिन फिर भी अरुण मोजी एक शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन बने रहेंगे आज के इस मैच के लिए भी, स्पेसिफिकली इन ग्रैंड लीग्स। वो आगे आप समझेंगे और डिटेल में। बाकी का प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर जहां पर हरी निशांत एक लेफ्ट हैंडर बैटर, अभिषेक है, आर विवेक है, आर केविन है, सनी संधू है, एस हरीश कुमार हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो इनके पास गौरी शंकर को भी अगर ऐड कर दे, नीतीश राजगोपाल जो पहले वाले मैच में ऊपर आए थे बैटिंग करने, अगले मैच में डिमोट हो गए, इनको ले लें। और जो इनके ओपनर हैं तो 3 तो लेफ्ट हैंडर यहाँ पर हैं, तो सामने की टीम के ऑफ स्पिनर्स एक तो पिच को देखते हुए भी सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में,
और लेफ्ट हैंडर्स को देखते हुए भी गेम में इनके खिलाफ आते हैं। और बाकी सामने की टीम में कितने लेफ्ट हैंडर्स तो आपने पीछे देखा, ऑफ स्पिनर इनके पास एक स्पेसिफिक मौजूद है। बाकी बॉलर्स कहां पर बॉलिंग करते हैं इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं, जो कि आपको मैं पीछे समझा भी चुका हूं कि कैसे देखना है। और बाकी यहां पर करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देखिए, और किसके कैसे आंकड़े हैं, एक्सपीरियंस कितना है उसको देखने के बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखने जाएं तो अपने दोनों मुकाबले जीतने वाले इस सीजन के अंदर ये जो टीम है सलेम स्पार्टन्स की, उसमें हरी निशान ने पहला मैच तो अच्छा नहीं खेला, लेकिन 83 रन की शानदार पारी दूसरे मैच में खेल दी। लगभग इसी तरीके से खेलते भी रहे हैं, काफी बेहतर फॉर्म में उसके पहले भी दिखाई पड़े हैं। इसके साथ साथ अभिषेक तो कुछ खास कमाल ना तो अभी कर पाए सीजन के अंदर, ना तो इसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और आर विवेक जो एक्चुअली एक ऑलराउंडर, एक राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग बिल्कुल नहीं करी है। इसके बावजूद उसके पहले के मैचेस में जाकर के देखेंगे ना सिर्फ बल्ले से बल्कि बॉलिंग से भी हर मैच में अपना योगदान ये दे रहे थे और फॉर्म में भी थे। और जैसी पिच आज के इस मैदान पर देखने को मिलने वाली है, जो एक्सपेक्टेड है, अगर वही हुआ तो निश्चित तौर पर इनके बॉलिंग की संभावनाएं काफी तगड़ी बन जाएंगी। तो ना सिर्फ एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर होंगे स्मॉल लीग के लिए, बल्कि ग्रैंड लीग के कप्तान है, बस कप्तान के भी शानदार ऑप्शन बनेंगे। और हरे निशान तो हैं ही। आर केविन की बात करें तो पहला मैच इनका काफी अच्छा गया, दूसरा मैच में चले नहीं, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे, ये भी एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे बैटिंग ऑर्डर में। और वहीं पर सनी संधू तो एक कप्तान है, उस कप्तान के तौर पर भी काफी सेफ ऑप्शन होते हैं। पिछले मैच में शानदार काम किया, पहला मैच भी ठीक ठाक खेल गए थे, हालांकि बॉलिंग करते हुए विकेट नहीं मिला था। बाकी एस हरीश कुमार दोनों मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, कितनी बॉलिंग की इन्होंने वो चीज आपने पीछे देखा होगा। एक अच्छे इंटरेस्टिंग ऑलराउंडर हैं, जो कि निश्चित तौर पर तेज गेंदबाज होने की वजह से इस पिच पर कैसा करते हैं ये देखना जरूरी होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। निधीश राजागोपाल ने जो पहले वाले मैच में टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करी थी तो शानदार 60 रन की पारी खेली थी, लेकिन पीछा पता नहीं क्यों पिछले मैच में डिमोट किया गया, 11 रन बना पाए, और ये भी एक इंटरेस्टिंग और शानदार सेफेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी गौरी शंकर को पिछले मैच में मौका मिला, 1 विकेट लेकर के गए, हालांकि बॉलिंग केवल 2 ही ओवर की करी थी। बाकी राइट आर्म मीडियम पेसर मोहम्मद ने दोनों मैच में 6 विकेटें चटकाई हैं। पोया मोजी को अभी तक 1 ही विकेट मिला है, हालांकि उसके पहले शानदार फॉर्म में थे। और ध्यान रखिए, जैसे आपको पीछे की टीम की तरफ से सिलाम बरासन और नटराजन के तौर पर तगड़े डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शंस मिले थे, ठीक उसी तरह से ये रहेंगे इस टीम की तरफ से। राहिल शाह ने अभी तक 2 मैच में 2 विकेटें चटकाई हैं। अरुण मोजी को 2 मैच में बॉलिंग ही बहुत कम मिली है, तो विकेटें भी नहीं मिली। बाकी अजीत राम ने पहला मैच खेला था, 1 विकेट चटकाया था। बाकी के जो खिलाड़ी बेंच पर हैं वो भी काफी अच्छे फॉर्म में है। तो इस पूरी टीम का रीसेंट फॉर्म देखने के बाद, जो कि ऑलरेडी काफी शानदार रहा है, तो अगर आप देखेंगे ना तो ये जो टिक मार्क लगे हुए 5 प्लेयर्स है, ये तो शानदार ऑप्शन दिखाई पड़ते ही हैं। 2 से 3 यहाँ पर डिफरेंशियल ऑप्शन भी क्लियर कट दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें याज अरुण मोजी के बारे में आपको ने बताया कि एक अच्छे ग्रैंड लीग के ऑप्शन बनेंगे। लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं कि सलेम स्पार्टन्स की ये टीम जब तिरुपुर तमिजन के खिलाफ खेलती है तो इनके प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हरी निशांत ने बढ़िया काम किया, 7 मैच 206 रन 34 का एवरेज, अभी से एक नहीं चले एज एक्सपेक्टेड। आर विवेक ने बढ़िया काम किया, 4 मैच 132 रन 57 का हाईएस्ट स्कोर, लेकिन केविन नहीं चले हैं। वहीं पे सनी संधू के 2 मैच में 78 रन 61 का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन विकेट नहीं है, बल्ले से ही मोर देन इनफ आंकड़े हैं इनके। और उसी में एस हरीश कुमार, ये एक तगड़े एक और डिफरेंशियल प्लेयर निकल करके आते हैं, जो टीम के खिलाफ एवरेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों के आंकड़ों को मिला दें तो मोर देन इनफ हो जाता है। बाकी निधीश राजागोपाल के आंकड़े उतने बेहतर है नहीं, हालांकि ये तभी एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे अगर टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। गौरी शंकर खेले नहीं, मोहम्मद इन्होंने 8 मैच में 9 विकेटें चटकाई है। इवन पोया मोजी के भी 6 मैच में 7 विकेटें हैं। दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंसेस आप कह सकते हैं कि एवरेज ही हैं। इसके साथ साथ राहिल शाह के भी 8 मैच में 9 विकेट है, याज अरुण मोजी के 2 मैच में केवल 1 विकेट है हेड टू हेड में। अजीत राम के 6 मैच में 6 विकेट है, 2 मैच में 2 विकेट। यहाँ पर डी राहुल के भी अगर खेलते हैं तो आंकड़े देख करके रखिए। लेकिन यहीं से ये तो हेड टू हेड के आंकड़े थे ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी आपको वेन्यू के आंकड़े में। जो चीज आपको मैंने पीछे ऑब्जर्व करके समझाई थी कि इस मैदान पर इस पिच पर स्पेसिफिकली ऑफ स्पिनर्स काफी कामयाब रहे हैं, जो कि आपको एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर याज अरुण मोजी की जो हम बात कर रहे थे ना, वो इस मैदान पर ऑलरेडी 1 मैच खेल चुके हैं, 3 विकेट ले चुके हैं, और कहां पर ली है, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। और इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए तो नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। स्मॉल लीग में काफी रिस्की हो जाएगा यह काम करना। हालांकि यहीं पर देखेंगे तो कार्तिक मणिकंदन भी एक नाम है, जो कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ये भी एक ही मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं। तो सेकंड इनिंग में तो स्पिनर्स के लिए यहाँ पर होता है कुछ ना कुछ, ये बात पक्की तौर पर कन्फर्म है। बाकी अजीत राम के भी 6 मैच में 7 विकेट हैं, और दोनों इनिंग्स में ये तो पहली इनिंग में बेहतर करते दिखाई पड़े हैं। राहिल शाह के 7 मैच 6 विकेट है, जिसको आप एवरेज आंकड़े कहेंगे, लेकिन तेज गेंदबाज, चाहे वो पोया मोजी हो 6 मैच में 10 विकेटें, चाहे वो एम मोहम्मद हो 7 मैच में 10 विकेटें, ये तगड़ी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर देते रहे हैं। बाकी निधीश राजागोपाल के 5 मैच 157 रन 39 का बढ़िया बैटिंग एवरेज है। एस हरीश कुमार, जिनके बारे में हम पीछे भी देख रहे थे, ज्यादा बेहतर नंबर इनके यहाँ पर है नहीं। और चूंकि बॉलिंग ये बहुत ज्यादा शायद ना करे, चूंकि इनके पास ऑलरेडी 3 बहुत ही अच्छे, 2 तो कम से कम बहुत अच्छे पेसर्स हैं, जिसमें सनी संधू को तीसरा ऑप्शन मिला लीजिए, तो निश्चित रूप से ये 12 ओवर तो करके दे ही देंगे। अब स्पिनर्स कितने ये टीम में रखेंगे और साथ ही साथ कितने और बॉलिंग ऑप्शन इनके पास होंगे, वो देखना काफी जरूरी होगा। उसके हिसाब से हरीश कुमार एक अच्छा ऑप्शन
रन बनेंगे, लेकिन स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट तो नहीं करता। बाकी इसके अलावा आर विवेक के 6 मैच 83 रन है, एक अच्छा हाईएस्ट स्कोर 51 का, बाकी 2 विकेटें हैं। बाकी केविन ने यहाँ पर इस मैदान पर बढ़िया खेला है, बाकी अभिषेक यहाँ पर ठीक ठाक सा खेलते गए हैं। हरि निशांत के आंकड़े यहाँ पर अच्छे हैं नहीं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आंकड़े किसके कैसे हैं वो तो आपने देखा, कौन से प्लेयर उसकी बेसिस पर सेफेस्ट होंगे, कौन से डिफरेंशियल होंगे वो भी समझा, और उसमें से भी जो डिफरेंशियल्स हैं स्मॉल लीग के लिए कौन 100% एक अच्छे पिक हैं, तेज गेंदबाज खास करके, वो भी आपने समझ लिया। और उसके बाद एक और चीज देख लीजिए कि इस स्पेसिफिक सलेम स्पार्टन्स की टीम ऑफ स्पिन या बाकी के तरीके की बॉलिंग कैसा खेलती है। तो उसमें हरि निशांत के आंकड़े नटराजन के खिलाफ 8 गेंद पर 2 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। मथिवानन एम के 7 गेंद पर 14 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, यानी कि तेज गेंदबाजी पर भी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी, और उसमें तो साई किशोर भी आते हैं। तो अगर आप देखें तो 28 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं बेसिकली, तो नंबर खराब है। बाकी अभिषेक के आंकड़े अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी और ऑफ स्पिन पर भी, दोनों पर ही खराब हैं। और उसके बाद आर केविन तो लेग स्पिन पर फंसते हैं, सिलाम रासन ने भी 1 बार आउट कर रखा है इनको। बाकी नीतीश राजगोपाल के खिलाफ ऑफ स्पिन गेम में आता है, जो कि निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर है तो गेम में आएगा। नटराजन ने भी इनको फंसाया हुआ है। तो ऑफ स्पिनर्स ना सिर्फ इस मैदान पर बल्कि दोनों टीमों के खिलाफ जो उनकी बैटिंग यूनिट्स है उनके खिलाफ भी काफी यूजफुल होते हैं। इवन स्पिनर्स ओवरऑल, बाकी तेज गेंदबाज तो होंगे ही लाल मिट्टी की पिच की वजह से, जो कि यहाँ पर आंकड़ों में आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी दोनों टीमें काफी टक्कर की हैं, और जैसा आपको हमने पिच रिपोर्ट में समझाया कि यहां पर एक्चुअली उस दिन पर जो बेहतर बॉलिंग टीम करेगी या बैटिंग करेगी वही मैच को जीतेगी। तो ऐसा कुछ कह पाना फिलहाल के लिए कि कौन सी टीम भारी है, हालांकि अभी तक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो सलेम स्पार्टन्स की टीम काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप एकदम कंफर्म चीज नहीं कर सकते किसी टीम को लेकर के। हमको टॉस के बाद देखना पड़ेगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग किस टीम की है। फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो सनी संधू और साई किशोरी सबसे बेस्ट है, कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे जिसमें नटराजन है, मोहम्मद है, तुषार रहेजा है, 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस। और फिलहाल स्मॉल लीग की टीम क्या रहेगी आज के इस मैच की फाइनल वाली, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर ही अपडेट्स दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के टेलीग्राम को इसी वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक की मदद से ज्वाइन हो जाइए क्लिक करके, और फाइनल टीम के लिए और एक्टिव रहिएगा टेलीग्राम पर जाकर के, और वीडियो पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।